नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं बीए सेकंड पार्ट सेकंड ही है, मगर सेमेस्टर की बात करते हैं। सेमेस्टर है 4, ठीक है। 4 सेमेस्टर। इसमें हम देखेंगे इकोनॉमी के लिए। किसको देखेंगे हम भाई? इकोनॉमिक्स को देखने वाले हैं। इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा मनी देखने को मिलेगी, बैंकिंग देखने को मिलेगी और पब्लिक फाइनेंस देखने को यहाँ पर मिलेगा। मतलब मुद्रा के बारे में, बैंकिंग के बारे में और लोक वित्त के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। और ये सारे के सारे कैसे होंगे? तो आपको MCQ क्वेश्चन हो। कैसे? MCQ। जिस किसी को PDF वगैरह चाहिए, PDF वगैरह चाहिए या फिर ऐप वगैरह चाहिए, ठीक है, PDF वगैरह चाहिए या फिर ऐप वगैरह चाहिए या प्लेलिस्ट की लिंक भी चाहिए, तो आप कहाँ जाएंगे? हमारी साइट paperhacker.in पर। वहाँ पर आपको सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं फटाफट अपने क्वेश्चनों के लिए। ये पार्ट सेकेंड और 4 सेमेस्टर, ये अपने आप सिलेबस है पूरा की पूरा, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है। 8 यूनिट है टोटल और पहली यूनिट आज हम क्या करेंगे? खत्म करने वाले हैं। MCQ होंगे, सारे के सारे कैसे होंगे? MCQ होने वाले हैं और इसमें हम देखने वाले हैं 80+ क्वेश्चन। और बहुत धैर्य से आपको क्वेश्चन को सुनना है। कैसे? बहुत धैर्य से। हर क्वेश्चन को धैर्य से सुनोगे तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि इकोनॉमी है। ये कैसी है? ये एक इकोनॉमी है। तो आप कहोगे जो इकोनॉमिक्स होता है वो इसको बहुत अच्छी प्रकार समझने की जरूरत होती है। तो आपको बहुत अच्छी प्रकार से समझना है हर चीज़ को, ठीक है। हर चीज़ को पॉइंट पॉइंट बहुत बारीकी से माइंड में फिक्स करना है। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कह रहा है पत्र मुद्रा का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? तो पत्र मुद्रा का प्रयोग सबसे पहले, कागज का प्रयोग कहाँ हुआ? तो आपको कहे चीन में हुआ। तो पत्र मुद्रा का प्रयोग भी कहाँ हुआ? सबसे पहले आपको कहे चीन में हुआ। ऐसे इसको याद कर सकते हैं। तो आंसर क्या रहेगा? चीन, ठीक है। अगली बात करते हैं। विनिमय का माध्यम है मुद्रा का। जो विनिमय का माध्यम होता है वो मुद्रा का कैसा कार्य होता है, ये पूछ रखा है। विनिमय, अब मेरे पास पैसा है, जब तक मैं उसको दूसरे को पैसा, दुकानदार को पैसा नहीं दूंगा तब तक वो मुझे चीज नहीं देगा, कोई भी सामान जो है वो नहीं देगा। तो आपको कि जो विनिमय का माध्यम, विनिमय क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह आदान प्रदान होना। तो आपको ये क्या है? मुद्रा का ये एक मुख्य कार्य है। ये क्या है? ये एक मुख्य कार्य है, मतलब एक प्रमुख कार्य है, ठीक है। अब दोबारा क्वेश्चन यही पूछ लिया कि मुद्रा का मुख्य कार्य क्या होता है। मुद्रा का, पैसा का जो मुख्य कार्य है वो क्या होता है? आपको के विनिमय का माध्यम, एक जगह से दूसरे जगह सामान का बात करते हैं हस्तांतरण करना, ठीक है। तो वही क्या कहलाएगा? हमारा मुद्रा का मुख्य कार्य कहलाएगा विनिमय का माध्यम, ठीक है। अगले बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुद्रा के प्रारंभिक कार्य माने जाते हैं। जो मुद्रा के प्रारंभिक कार्य होते हैं, सबसे पहला कार्य क्या होता है? तो आपको कि विनिमय का माध्यम ही होता है। ये मेन कार्य है, मुख्य कार्य है। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद होगा मूल्य का आंकन। क्या होगा? मूल्य का मापन या फिर आंकन भी कह सकते हैं यहाँ पर हम। तो आपको कि विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापन ये मेन कार्य होते हैं, प्राथमिक कार्य होते हैं। जब तक हमारा विनिमय नहीं होगा मुद्रा की कोई वैल्यू नहीं है, और जब तक विनिमय होगा तो मुद्रा का मापन भी होना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए दोनों के दोनों आंसर क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगले बात करते हैं। कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है मुद्रा कहलाती है। ये किसने कहा? कोई भी वस्तु है, अगर तुम्हारा राज्य उसे मुद्रा घोषित कर दे तो ये कथन जो है ये किसने कहा था? तो आप कहोगे कोई भी राज्य है, ठीक है, मुद्रा को घोषित कब करेगा? तो आप कहोगे जब वह उसको नाप तोल लेगा और वह उसको पैसे में कन्वर्ट कर देगा। किसमें? आप कहोगे पैसे में कन्वर्ट कर देगा, मुद्रा में, पैसे में। पैसे मतलब डबल एक ही मात्रा आपको देखने को मिल जाएंगी राज्य के थ्रू। तो आप ऐसी ट्रिक है, ये ट्रिक के अनुसार आपको याद करना पड़ेगा। वैसे आपको एग्जाम में याद नहीं रहने वाला है, तो आपको याद ट्रिक से ही करना पड़ेंगे, ठीक है। अगले बात करते हैं। मुद्रा वह धुरी है जिस पर आर्थिक जगत चक्राधार घूमता है। ये कथन किस विद्वान का है? आपको सबको पता है, जब तक पैसा है, पैसा क्या है? पैसा के कारण दुनिया घूम रही है। तो ये किसने कहा? तो आपको घूम भी रही है और उसका दिमाग भी घूम रहा है, और दिमाग घूम रहा है तो मार्शल लॉ भी कर रहा है फिर इंसान। तो आपको कि मार्शल यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर रहेगा फिर। तो ऐसे हम ट्रिक से याद करेंगे, रिलेटेड करके याद करेंगे। तो मुद्रा वह धुरी है जिस पर आर्थिक मुद्रा चक्रधार घूमती है। चक्रधार, तो मैंड घूमेगा तो मार्शल भी होगी, ठीक है। पैसे के कार्ड ही तो है सब कुछ। अगर पैसा सबके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर पैसा नहीं है तो भाई मार्शल तो होनी होनी है, ठीक है। अगली बात करते हैं। इकोनॉमी के जनक कौन है? एडम स्मिथ है, सबको पता है। अगली बात करते हैं। मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो। मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो। यह परिभाषा किस अर्थशास्त्री की है? सामान्य, अब सामान्य है तो सा से ही देख लो, क्या हो जाएगा? सैलिग मैन। क्या हो जाएगा? सा से सैलिग मैन भी हो जाएगा।
अगले बात करते हैं, मुद्रा मनुष्य के सर्वाधिक मौलिक अधिकारों में से एक है। ये परिभाषा किसने की? मौलिक अधिकार, जो इंसान को जो अधिकार मिलते हैं, फंडामेंटल राइट जो मिलते हैं, उसकी बात कर रहा है। तो मुद्रा मनुष्य के सर्वाधिक भौमिक बात करते हैं आविष्कारों में से एक है। आविष्कारों में से एक है, ये परिभाषा किसकी है? आविष्कारों में से, ठीक है। तो आपको ये है क्राउथर की, किसकी? क्राउथर। तो आपको जब आविष्कार किसी का किया जाता है, मान ली मिसाइल का आविष्कार करोगे तो थर्राती है जमीन, है ना, तो आपको क्राउथर ऐसे याद कर लेना है इसके लिए। तो आपको क्राउथर, तो जब कभी आविष्कार आएगा तो आप क्राउथर लगाओगे, मतलब थर थर कांपेगी जमीन, ठीक है। तो ऐसे इसको याद करेंगे ट्रिक से, एक दो बार पढ़ोगे वीडियो को तो सब याद हो जाएगा। अगले बात करते हैं मुद्रा, ये ट्रिक भी याद हो जाएंगे आपके लिए और एग्जाम में डायरेक्ट लगा दोगे आंसर। बात करते हैं मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, वही बात उसने रिपीट कर दी। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। आप कहोगे मुद्रा की यह परिभाषा किस अर्थशास्त्री की है? तो कोई पागल ही होगा भी, जब मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, वही बात उसने रिपीट कर दी, तो कह रहा है क्यों बकर बकर कर रहा है, भी पागल है क्या? तो आप कहोगे बाकर, बिल्कुल याद हो जाएगा आपको, ठीक है। अगली बात करते हैं, मुद्रा का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इससे पहले हमने देखा विनिमय का माध्यम होता है मुख्य कार्य, मेन कार्य। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है मापन, सेकंड वाला। अगले बात करते हैं, निम्नलिखित में से मुद्रा का अनिवार्य कार्य क्या है? अनिवार्य कार्य, अब देखो यहां पर आपको कहीं विनिमय दिख रहा है? विनिमय का माध्यम नहीं है, तो सेकंड वाला हमारा कौन सा था? मूल्य का मापन। तो आराम से याद होते जा रहे हैं, बिल्कुल होते होंगे। आगे बात करते हैं, यहां रखा है मुद्रा के कार्यों को स्थितिक और प्रावैगिक कार्यों में विभाजित किया था। तो स्थितिक और प्रावैगिक, तो आपको प्रोवैगिक, देखो आप पढ़ोगे तो ध्यान से पढ़ो तो इसको वर्ड निकल के आएगा प्रोवैगिक। तो प्रो माने ओ की मात्रा की आवाज सी आ रही है, तो आपको प्रॉल इंजिंग, कौन था? प्रॉल इंजिंग। आराम से याद हो गया कि प्रो से हम निकालेंगे प्रॉल इंजिंग। अगली बात करते हैं, मुद्रा को मानवता के लिए अनेक वरदानों का स्रोत है। मुद्रा जो मानव के लिए अनेक वरदानों का स्रोत है, यह अनियंत्रित रहे तो संकट एवं अस्त व्यस्तता का कारण बन जाती है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? कि भाई ये अनियंत्रित रहे, मतलब ये नियंत्रित ना हो और मुद्रास्फीति बहुत आगे बढ़ जाए, या फिर मुद्रा संकुचन हो जाए। मुद्रास्फीति मतलब नोट की वैल्यू बहुत कम हो जाए, और मुद्रा संकुचन मतलब नोट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए, मतलब लिमिटेशन तो होना ही होना चाहिए, है ना। अगर बात कर रहा है वो अस्त, बात करते हैं अनियंत्रित हो जाए, अनियंत्रित मतलब अनियंत्रित या बढ़ जाए या कम हो जाए, तो क्या हो जाएगी? आप कहोगे संकट एवं अस्त व्यस्तता की जो कारण है वो बन जाएगा। तो ये किसने कहा था? फिर इंसान क्या होगा? फिर इंसान रोएगा। तो आप कहोगे रॉबर्टसन। कौन हो जाएगा? रॉबर्टसन। ऐसे इसको याद करेंगे, जब ऐसी स्थिति आएगी तो इंसान रोएगा ही, है ना। या तो पैसा की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, पैसा की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, तो स्थिति इतनी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि फिर क्या हो जाएगा, देश में अराही तराही हो जाएगी, है ना, क्योंकि पैसे की कोई वैल्यू नहीं मानी जाएगी। तो उसके बाद इंसान रोएगा और सामान एक दूसरे से नहीं ले पाएगा। ऐसे इसको याद कर लेंगे। अगले बात करते हैं, विधिग्रह मुद्रा वह होती है जिसे, अब समझेंगे विधिग्रह मुद्रा होती क्या है। तो विधि के तहत ग्रहण करी गई मुद्रा, मतलब संविधान के तहत ग्रहण की गई मुद्रा को ही विधिग्रह मुद्रा कहा जाता है। तो जैसे यहां पर आंसर दे रखा है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है और सरकार द्वारा वैधानिक स्वीकृति दी जाती है। मैंने कहा ना, विधि के द्वारा मतलब संविधान के द्वारा ग्रहण की गई जो मुद्रा होती है उसी को ही विधिग्रह मुद्रा कहते हैं। तो मतलब वैधानिक मतलब संविधान के तहत, ठीक है। सिर्फ सरकार कुछ नहीं करेगी जब तक उसे वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं होगी, संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं होगी। अगली बात कहते हैं, भारत में वैधानिक मुद्रा निर्गमित करने का अधिकार किसे दिया गया है? निर्गमित कि मुद्रा का जो बात करते हैं चालन पोषण करेगा, पालन पोषण कह दो चाहे, है ना, मुद्रा का आवागमन को जो संभालेगा, नियंत्रित बात करते हैं मुद्रास्फीति संकुचन, और बात करते हैं इसको एक लिमिटेशन में लाना, ये सब का कार्य कौन करता है? तो आपको आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना होती है। साथ में ये भी आपको ध्यान रखना है। अगली बात करते हैं, याद रखा भारतीय रुपया है। भारतीय रुपया क्या है? आपका पैसा एक विधिग्रह रुपया है या फिर नहीं है? आप कहोगे बिल्कुल है, विधि के तहत है, संविधान के मान्य है। तो आपको ये हो जाएगा विधिग्रह रुपया है हमारा। कैसा है? विधिग्रह मुद्रा है भारतीय रुपया। अगली बात करते हैं, भारत में 1 रुपया का नोट है। भारत में 1 रुपए का नोट कौन सा? भारत में अब तक कितनी बार हो चुकी है? सबसे पहले नोटबंदी हुई थी 1946 में। उसके बाद नोटबंदी कब हुई? तो आप कहोगे यह हुई थी 1978 में। उसके बाद नोटबंदी कब हुई?
1978 के बाद जो नोटबंदी हुई है वो हुई थी 2016 में। कब हुई थी? 2016 में। तो ये नोटबंदी आपको ध्यान रखना है। अभी 2023 में भी हुई है, मगर ये नोटबंदी नहीं है, एक प्रकार से संशोधन किया गया है 2000 के नोटों में, तो ये नोटबंदी के अंतर्गत हम नहीं रखेंगे, ठीक है। इसको आप चेक कर लें एक बार। चलो, वैसे अभी तो इसको नोटबंदी के अंतर्गत नहीं रखा गया है, ये एक संशोधन किया गया है। अगले बात करते हैं, भारत में 1 रुपया का नोट है। 1 रुपये का नोट कैसा होता है? तो आप कहोगे आरबीआई तो जारी नहीं करती है इसके लिए, तो कौन करता है? तो ये एक गैर जमानती नोट है, ये आरबीआई इसको लागू नहीं करती, ये वित्त मंत्रालय का सचिव करता है। तो आप कहोगे गैर जमानती नोट, ठीक है, ये एक गैर जमानती नोट है। क्यों गैर जमानती है? क्योंकि इसे आरबीआई नहीं करती है ना। जो आरबीआई करेगी वो क्या होंगे? जमानती नोट होंगे, सरकारी नोट होंगे, विधिग्राह नोट होंगे, मगर है ये भी विधिग्राह, मगर बात करते हैं ये गैर जमानती नोट है, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा? गैर जमानती नोट। 1 रुपए के नोट पर कौन हस्ताक्षर करता है? आपको कि वित्त मंत्रालय का सचिव करता है, ठीक है। अगले बात करते हैं, भारतीय रुपया है। भारतीय रुपया कैसा है? एक प्रमाणिक है। प्रमाणिक मतलब संविधान से प्रमाणिक, सांकेतिक है, उसका संकेत भी है कि उस पर गांधी जी होंगे, या तो गांधी जी ना होंगे तो हमारा अशोक चक्र होगा, या उस पर क्या हो जाएगा? सारनाथ का अशोक स्तंभ होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? हमारा प्रमाणिक है, सांकेतिक सिक्का भी है। तो आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 7। अगले बात कर लेते हैं, यहां बात करते हैं 1 रुपए के नोट पर कितने हस्ताक्षर होते हैं? किसके हस्ताक्षर? अभी मैंने कहा वित्त मंत्रालय के सचिव के होते हैं। अगर 1 रुपए से ज्यादा के नोट पे करेगा तो आपको कि आरबीआई के गवर्नर के होते हैं, रिजर्व बैंक के गवर्नर के होते हैं। 1 रुपए से ज्यादा के नोट की बात करेगा तब। अगली बात करते हैं, जब पत्र मुद्रा के निर्गमन के पीछे 100% स्वर्ण एवं रजत कोष में रखा जाता है, तो ऐसी पत्र मुद्रा को क्या कहते हैं? जैसे हम बात कर लें कि ये कह रहा है कि इसका स्वर्ण और रजत की बात कर रहा है, कोष में रखा जाता है, तो ऐसे पत्र मुद्रा की बात कर रहा है, वो भी किसकी? पत्र मुद्रा की बात कर रहा है। तो ऐसे देखो, स्वर्ण हो गया, रजत हो गया, कांस्य हो गया, ये आपने सुने होंगे किसमें? प्रतिस्पर्धा में, जो खेल जगत होता है उसमें इसका यूज कुछ ज्यादा होता है। तो आप कहोगे ये एक प्रतिनिधि पत्र मुद्रा है। कैसी है ये एक प्रतिनिधि पत्र मुद्रा तुम्हारी हो जाती है। याद हो गया? अगले बात करते हैं, इनमें से कौन सी कागजी मुद्रा नहीं है? अब देखो, कागजी मुद्रा कौन सी नहीं है? तो आप कहोगे सुरक्षित पत्र मुद्रा जो है, सुरक्षित पत्र मुद्रा जो है वो कागजी मुद्रा नहीं है। क्यों नहीं है? ये सुरक्षित पत्र मुद्रा है कौन सी? तो आपको कहोगे ये जैसे चेक हो गया और तुम्हारा ड्राफ्ट हो गए, ये इसमें आ जाती हैं। तो आंसर हो जाएगा जिसे हम खास भी कहते हैं। तो आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बा, सुरक्षित पत्र मुद्रा, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं, यहां देखेंगे निम्न में से कौन खास पत्र नहीं है। अब देखो, खास पत्र कौन सा नहीं है, ठीक है। तो जो खास है वो किस में आ जाएंगे? सुरक्षित पत्र मुद्रा में आ जाएंगे। अब जो खास नहीं है वो कहां पहुंच जाएंगे? वो हमारे पहुंच जाएंगे सरकारी नोटों में, ठीक है। सरकारी नोट है, जैसे आपका 10 का नोट हो गया, 20 का नोट हो गया, 1 का नोट हो गया, 5 का नोट हो गया, ये कैसे है? सरकारी नोट है, मगर खास पत्र नहीं है। यही तो पूछ रखा है। अब खास पत्र कौन सा नहीं है? तो आपको चेक जो है ना, चेक एक खास पत्र है। ये किसके थ्रू होता है? बिना धनराशि के थ्रू, ठीक है। उसी प्रकार से विनिमय बिल हो गया और ड्राफ्ट हो गया। वैसे में आप लगाते तो ये तीनों की तीनों सेम जैसे दिख रहे हैं और यही बिल्कुल अपोजिट दिख रहा है। इस प्रकार से भी आंसर लगा सकते थे। तो सुरक्षित पत्र मुद्रा किसे कहते हैं? कागजी नहीं, इसे खास कहेंगे, ठीक है। अगली बात करते हैं, यहां देखा है, एक अच्छे मुद्रा मान का निम्न में से कौन सा गुण नहीं है? अब नहीं कौन सा है ये आपको बताना है। एक अच्छे मुद्रामान का निम्न में से कौन सा गुण नहीं है? अगर बात करते हैं सामान्य स्वीकृति, अगर तुम लोगों ने मान ली तुम्हारे पास कोई मुद्रा गई और आपने सामान्य तौर से उसको देखा और अपने पास रख लिया कि हाँ जी हमारे घर का, हमारे ही भारत का नोट है, तो इसका मतलब ऐसा नोट होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए जो कि आप आराम से उसको पहचान लो? तो आपको बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। तो ये तो बात सही है। बहनीयता होनी चाहिए। हाँ भाई, बहनीयता अगर नहीं होगी, मान ली तुम्हारे पास 100 का नोट गया और फिर दूसरे के पास तुम लेके गए कोई सौदा लेने, अगर बहनीयता नहीं होगी तो बंदा वहीं पे कह देगा भाई ये नोट नहीं चलेगा, ये हम नहीं लेंगे। अगर बहनीयता होगी तभी तो अच्छा है वो। तो आपको यहाँ पर बहनीयता भी होनी चाहिए। टिकाऊपन होना चाहिए, ऐसा थोड़ी है कि 2 दिन के बाद फट जाए, ऐसा भी ना हो, है ना। तो आपको यहाँ पर टिकाऊपन भी होना चाहिए। तो आप कहोगे ये सीमित विधिग्रह नहीं होना चाहिए। कि सीमित विधिग्रह कि हमारे भारत में ही चलेगी, ये दूसरे देशों में नहीं चलेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अगली बात करते हैं, स्वर्ण धातुमान की विशेषता क्या है? स्वर्ण धातुमान की विशेषता आपको स्वतंत्र स्वर्ण आयात निर्यात होना चाहिए। बिल्कुल, अगर स्वर्ण धातुमान से आयात निर्यात नहीं होता तो वह तो बेकार है फिर। तो आपको ये तो होना चाहिए।
बात करते हैं 100% स्वर्ण कोष नहीं रखा जाना, 100% नहीं होना चाहिए। 100% में रखोगे तो दोगे क्या वापस, है ना। तो बात करते हैं 100% स्वर्ण देश नहीं रखना चाहिए, ये बात सही है। निर्धारित मूल्य पर सरकार द्वारा स्वर्ण खरीदने व बेचने की गारंटी होनी चाहिए, बिल्कुल सही, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। आपको ये नहीं देखना है कि आंसर लगे हुए हैं, आपको ये देखना है बात क्या की जाइए, क्या कही जा रही है, ठीक है, उसको आपको सुनना है बस। अगली बात करते हैं, यहां देखेंगे स्वर्णमान एक ईर्ष्यालु देवता हैं। स्वर्णमान जो है वो एक ईर्ष्यालु, मतलब जो शंका करने वाले हैं, ईर्ष्यालु देवता हैं। यह उसी परिस्थिति में कार्य करते हैं जब इसकी एकमात्र साधना की जाए। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है। अब देखो इन्होंने ईर्ष्यालु की बात कह दी, मतलब कि वो एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, है ना, घृणा पैदा करते हैं। तो आपको घृणा पैदा करेंगे तो क्राउथर हो जाएंगे, कौन जाएंगे, क्राउथर ही हो जाएंगे। हमने पहले ही पढ़ा था, है ना। अगली बात करते हैं, यहां देखेंगे स्वर्ण मुद्रामान को कहते हैं। स्वर्ण मुद्रामान को क्या कहते हैं आपको, कि स्वर्ण चलन मान भी कहते हैं, स्वर्ण टंक मान भी कहते हैं और पूर्ण स्वर्ण मान भी कहते हैं। तो आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। स्वर्ण मान को सभी कहा जाता है, स्वर्ण चल मान भी कहा जाता है, स्वर्ण टंक मान भी कहते हैं, स्वर्ण मान भी, पूर्ण स्वर्ण मान भी कहते हैं। अगली बात करते हैं, स्वर्ण निधिमान अपनाने वाले प्रथम 3 देश थे। स्वर्ण निधिमान सबसे पहले इंग्लैंड ही होगा, टॉप पर तो इंग्लैंड ही होगा, क्योंकि सबसे पहले इसी के पास पैसे की बात हुई थी, व्यापार इसने स्टार्ट किया था। अब वो इंग्लैंड, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद फ्रांस। तो ये आपको सीक्वेंस बाय याद रखना है। स्वर्ण निधिमान अपनाने वाले प्रथम 3 देश इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांस। अगले बात करते हैं, भारत में दशमिक प्रणाली कब लागू हुई थी। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दशमलव प्रणाली की बात कर रहा है, दशमलव प्रणाली, ठीक है, दशमलव प्रणाली ये इतना इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में मैं कह रहा हूँ 100% ही देखने को मिल सकता है, 99% गारंटी बात कर रहा हूँ। तो भारत में दशमिक प्रणाली की बात कर रहा है। दशमिक प्रणाली, दशमलव में कोई पॉइंट वस्तु आ जाए, कोई संख्या आ जाए तो बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत सताती है। 57 ऐसे याद कर लो कि दशमलव में कोई भी संख्या आ जाए तो इतना प्रॉब्लम होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है उसे निकालने में, है ना। तो आपको कि 57 सताती रहती है। तो 1 अप्रैल 1957, 1 अप्रैल 1935, वहां से आपको आरबीआई याद रखना है और यहां पर बस आपको 57 याद रखना है, उसी के थ्रू आपको याद हो जाएगा। अगली बात करते हैं, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, किसने कहा था। अगर बुरी मुद्रा है ना, खराब मुद्रा है और अच्छी मुद्रा चल रही है तो बुरी मुद्रा उसको बाहर कर देगी, ये किसने कहा। तो भाई कोई बात करते हैं, जब बुरी मुद्रा चल जाएगी और छोटी मुद्रा नहीं चलेगी, बाहर हो जाएगी, तो इसका मतलब छोटी मुद्रा गिर जाएगी। तो आपको कि ग्रेशन, तो सर टॉम्स ग्रेशन, आराम से याद हो गया, गिर जाएगी मतलब बाहर बाहर हो जाएगी तो गिरी जाएगी वो अपने स्तर से। तो आपको यहाँ पर ग्रेशन, तो सर टॉम्स ग्रेशन। अगले बात करते हैं, ग्रेशन का नियम लागू होता है किससे। तो आपको एक धातुमान पर भी होता है, द्विधातुमान पर भी होता है और पत्र धातुमान पर भी होता है। तो आंसर रहेगा उपयुक्त सभी पर होता है। अगले बात करते हैं, ग्रेशन का नियम लागू होने का कारण क्या है। आपको कि बचतों को मुद्रा के रूप में रखना, जो बचत है उसको मुद्रा के रूप में इकट्ठा रखना। और बात करते हैं, विदेशी भुगतान के लिए अच्छी मुद्रा का प्रयोग करना और जिस धातु की मुद्रा बनी है उसका बाजार मूल्य बढ़ जाना। ये सारी विशेषताएं तो देखो मूल्य के अंतर्गत होती हैं। अगर आप थोड़ा सा पढ़ भी गए हो, थोड़ी सी अपने इकोनॉमी पढ़ी है तो आराम सब कुछ समझ में आपको आता होगा। तो आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। अगली बात करते हैं, यदि खराब मुद्रा परिणाम में सीमित नहीं है, अगर खराब मुद्रा है और परिणाम में सीमित नहीं है, परिणाम मतलब उसका जो परिणाम है वो अच्छा नहीं है, तो वह अच्छी मुद्रा के चलने से बाहर निकल जाएगी। मतलब अब कह रहा है जो खराब मुद्रा है वो बाहर चली जाएगी क्योंकि उसका परिणाम अच्छा नहीं है। अगर परिणाम अच्छा होता बुरी से तो वो आगे निकल जाती, तो वो तो हो जाता किसका, आपको ग्रेशन का। तो ग्रेशन कौन, अच्छी मुद्रा गिर रही है, अब यहाँ पर खराब मुद्रा बाहर हो रही है। तो इसने किसने कहा आपको, कि मार्शल ने कहा, किसने कहा, मार्शल ने कहा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले बात करते हैं, यहां रखा है वित्त बाजार की परिभाषा एक ऐसे स्थान के रूप में की जा सकती है जहां प्रत्येक प्रकार के कोषों का क्रय विक्रय होता है। ये परिभाषा किसकी है, एक बार दोबारा इस परिभाषा को और पढ़ें। वित्त बाजार की परिभाषा एक ऐसे स्थान के रूप में की जा सकती है। वित्त बाजार की परिभाषा एक ऐसे स्थान के रूप में की जा सकती है जहां प्रत्येक प्रकार के कोषों का क्रय विक्रय होता हो। तो ये किसने कहा आपको, कि ये कहा था चौकी ने। तो भाई चौकी होगी, सब लोग वहां पर आते होंगे, इकट्ठे होते होंगे, है ना, सभी मुद्राएं चल रही हैं अब, तो आपको कि चौकी होगी वो। तो ऐसे याद कर लो, प्रो चौकी, प्रो चाको की, ठीक है, आराम से याद हो गया। अगली बात करते हैं, वित्त बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। कैसे होता है आपको, कि अल्पकालीन के लिए बिल्कुल होता है प्रतिभूतियों का, अल्पकालीन को भी होता है और मध्यकालीन के लिए और दीर्घकालीन के लिए भी किया जाता है। तो आंसर रहेगा उपयुक्त सभी।
अगले बात करते हैं वित्तीय बाजार के कार्य करते हैं, वित्तीय बाजार में कार्य करते हैं कौन करते हैं? तो आपको दलाल भी देखने को मिलेंगे, व्यापारिक बैंक भी मिलेंगे और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं भी देखने को मिलेंगी। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर द। ठीक है, अगले बात करते हैं चेक के रेखांकन का उद्देश्य होता है। चेक के जो रेखांकन होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? उसकी सुरक्षा प्रदान करना होता है। चेक का जो रेखांकन होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? उसको सुरक्षा प्रदान करना होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना। अगले बात करते हैं विनिमय विपत्र में कितने पक्षकार होते हैं? विनिमय विपत्र में कितने? विपत्र त्र से आप 3 रखना है, त्र से 3 याद रख लो, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। अगली बात करते हैं, यहां रखा है किस विपत्र में भुगतान का दायित्व आहर्ता पर होता है? किस विपत्र में भुगतान का दायित्व आहर्ता पर होता है? तो आहर्ता पर क्या होता है? प्रतिज्ञा पत्र में होता है। कौन? प्रतिज्ञा पत्र में होता है, ठीक है। चलो अगले बढ़ते हैं। पूंजी बाजार में लेन देन होता है, कैसा होता है? जो पूंजी बाजार होती है उसमें भाई दीर्घकालीन देखने को मिलेगा, दीर्घकालीन ऋणों का। जो पूंजी बाजार होती है, बड़ी बड़ी पूंजी बाजार, ठीक है, उसकी बात कर रहा है वो, तो दीर्घकालीन ऋणों का होता है। अगली बात का दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। तो दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कहाँ हो जाएगा? पूंजी बाजार में, क्योंकि जब पूंजी बाजार लगाओगे, इकोनॉमी की खड़ी करोगे, अपनी खुद की इकोनॉमी खड़ी करोगे, तो उसके लिए पूंजी चाहिए, और कितने समय के लिए चाहिए? वो दीर्घकाल के लिए चाहिए। धीरे धीरे आप उसको क्या करोगे? वापस करोगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है, किसमें? पूंजी बाजार में। अगले बात करते हैं पूंजी बाजार का क्रय विक्रय होता है, अंशों का भी होता है और ऋण पत्रों का भी होता है, सरकारी बॉन्ड्स का भी होता है। तो आंसर रहेगा उपयुक्त सभी का होता है, ठीक है। अगले बात करते हैं पूंजी बाजार में सम्मिलित है। तो पूंजी बाजार में क्या सम्मिलित है भाई? ऋण बाजार। कौन सा है? ऋण बाजार ही सम्मिलित है ना। बाजार तो आएगा ही आएगा इसमें, तो पूंजी बाजार की बात कर। और हम जैसे कि बात करें यूएसए क्या है? एक पूंजीपतियों का देश है। अगर हम बात करें किसकी? अमेरिका की, वो समाजवादी है, क्योंकि वहां पर सरकार के पैसा के द्वारा इकोनॉमी खड़ी होती है। और उसी प्रकार से अगर हम किसकी बात करें, अगर हम अमेरिका की बात करें, तो वहाँ के पूंजीपति इकोनॉमी को खड़ा करते हैं, है ना, फिर देश चलाते हैं। जैसे आपको पता है जितने भी वहाँ के राष्ट्रपति हैं सारे के सारे बिजनेसमैन बने हैं, है ना, क्योंकि वो क्या है? एक पूंजीपति है। उनका पूंजीपति बाजार से ही बात करते हैं, सरकार का लेन देन होता है। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? ऋण बाजार, ठीक है। अगले बात करते हैं पूंजी बाजार में कौन ऋणदाता नहीं होता? तो पूंजी बाजार मैंने अभी कहा उसमें केंद्र का हस्तक्षेप कुछ नहीं होता, तो यहाँ पर केंद्र सरकार इसके अंतर्गत कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। समाजवादी में केंद्र सरकार करेगी। जैसे हमारे बात करते हैं यूएसएसआर में है, रूस की बात कर लें। पूंजी बाजार में कौन ऋणी नहीं होता? पूंजी बाजार में कौन ऋणी नहीं होता? कौन पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करता? तो आपको केंद्र सरकार इन्वेस्टमेंट नहीं करती है, उसमें ओनली पूंजीपति लोग ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगले बात करते हैं किसी पूंजी बाजार का ढांचा सम्मिलित करता है। किसी पूंजी बाजार का ढांचा सम्मिलित करता है, वो 2 भागों में करता है। कितने? 2 भागों में। अगले बात करते हैं संगठित पूंजी बाजार में कौन सी वित्तीय संस्था क्रियाशील है? तो अभी बात करते हैं, ये देखा है तुम्हारा यूनियन ट्रस्ट, रुकना, ठीक है। तो बात कर लेते हैं यहां पर किसकी, सॉरी 1 मिनट। ठीक है भाई, चलो सॉरी, चलो तो बात करते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना। यहाँ पर जो अपना हो जाएगा ये वाला देखेंगे, 1 मिनट। बात करते हैं संगठित पूंजी बाजार में कौन सी वित्तीय संस्था क्रियाशील है। अगर संगठित बाजार की बात करें, इसमें कौन क्रियाशील है? वित्तीय संस्था की बात कर रहा है, ठीक है। जैसे हम बात करें, यहां दे रखा है यूटीआई। बात करते हैं यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। कौन सा? यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। वही बात करते हैं आईएफसीआई, तो हो जाएगा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और वहीं दे रखा है तुम्हारा जीआईसी। कौन सा दे रखा है? जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस फाइनेंस ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस फाइनेंस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहां रखा है संगठित पूंजी बाजार में कौन सी वित्तीय संस्था क्रियाशील है। तो क्रियाशील की बात करेगा तो यूटीआई। कौन सा? यूटीआई जो है इस समय क्रियाशील है, ठीक है। संगठित पूंजी बाजार में, पूंजी बाजार की बात कर रहा है, पूंजी बाजार में कौन है? यूटीआई। और ऐसा याद करो इसके लिए, पूंजी, ठीक है, पूंजी की बात कर लें तो आप ऐसे याद कर सकते हो इसके लिए। पूंजी में आपको पा कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, इस प्रकार से, तो आपको इस प्रकार से यू किस इस प्रकार से है आपके ऊपर, यू की तरह आ रहा है ना डिजाइन, यू की तरह डिजाइन आ रहा है ना इसमें।
तो आप इस प्रकार से यू याद कर लो। यहां से पूंजीपति की जब बात करेगा तो यू आपको देखना है बस। पूंजीपति की जब बात करेगा तो आपको क्या देखना है, यू देखना है। तो यूटीआई आराम से लगा दोगे आप। इस संगठित पूंजी बाजार में कौन सी वित्तीय संस्था क्रियाशील है, तो वो कौन सा है आपको, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। कौन है, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया यहां पर क्रियाशील है। अगले बात करते हैं, औद्योगिक वित्त की दृष्टि से पहली विशिष्ट संस्था कौन सी थी। पहली विशिष्ट संस्था की बात कर रहा है, फर्स्ट। फर्स्ट मतलब एफ देखने को मिलेगा भाई, है ना, फर्स्ट मतलब एफ देखने को मिलेगा। तो यहाँ फर्स्ट की बात कर दी, पहले की बात करी, तो एफ कहाँ पर है, यहीं पर है। तो आपको IFCI, कौन से, IFCI। तो आपको इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कौन सा, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। याद हो गया, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। जब पहली की बात करेगी औद्योगिक वित्त की दृष्टि से पहली विशिष्ट, पहली मतलब फर्स्ट है, फर्स्ट तो एफ देख लेना बस, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगले बात करते हैं, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI, वही बात करें, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की संस्था कब हुई थी। तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जुलाई 1948 में। डेट याद रखना है पूरी इसकी, 1 जुलाई 1948 में हुई थी। ठीक है, इसे कहते हैं भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम मतलब IFCI, इंडियन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 जुलाई 1948 में हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, चलो अगले बात करते हैं, यहां बात करते हैं औद्योगिक वित्त की दृष्टि से शीर्षस्थ संस्था कौन सी है। औद्योगिक वित्त की दृष्टि से शीर्षस्थ संस्था कौन सी है, ये आपको बताना है। तो आपको IFCI, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बात करते हैं इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वही बात करते हैं ICICI, इंडस्ट्रियल कैंडिडेट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल कैंडिडेट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडस्ट्रियल कैंडिडेट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखना है, फुल फॉर्म बहुत जरूरी है, फुल फॉर्म पूछ सकता है एग्जाम में। तो IFCI की आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 1 अप्रैल 1948 में, 1 जुलाई 1948 में। वही बात करते हैं IFCI, इंडस्ट्रियल कैंडिडेट्स एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और बात करते हैं UTI, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। बात करते हैं जो शीर्षस्थ संस्था है सबसे बड़ी, तो वो हो जाएगी ID। आपकी जो ID है वो शीर्षस्थ है, मतलब बड़ा है ना, सबसे बड़ा प्रूफ क्या है, ID। तो ऐसे आप याद करोगे ID। तो आपको औद्योगिक वित्त की दृष्टि से शीर्षस्थ मतलब सबसे बड़ी कौन है, आपको आपकी ID, आपकी जो ID है वो बड़ी है, मतलब आपकी पहचान पत्र से बड़ा होता है ना, बाकी कुछ नहीं चलता है, पहचान पर चलता है। तो ऐसा आप इसको याद करने की ट्रिक है ये बस। आपको यहाँ पर जाएगी IDBI, इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। अगले बात करते हैं, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI, इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, बताओ भाई। तो बात करते हैं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI, इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। आपको इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। ठीक है, चलो तो बात करते हैं अगले 64। ठीक है, तो इसको याद कर लेना आप लोग। अगले बात करते हैं, भारतीय इकाई प्रन्यास UTI, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो ट्रस्ट बनाएंगे, छोड़ो चलो चलते हैं ना, छोड़ो चलो चलते हैं, 6 और 4, छोड़ो चलो चलते हैं, ट्रस्ट बनाएंगे तो इंडियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ऐसे इसको याद कर सकते हो आप। अगले बात करते हैं, यहां रखा है UTI, इंडियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया है ना, यूनियन यू है, तो यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया विभाजित हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इनमें से कोई नहीं, यहां पर गलत दे रखा है। बना कब था, स्थापना कब हुई थी, विभाजित जो हुआ था वो हुआ था 2003 में, और ये दिन तुम्हारा था 1 मिनट, विभाजित हुआ था तुम्हारा इंडियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया फरवरी जनवरी 14 जनवरी को। कब हुआ था, 14 जनवरी 2003 की बात थी। कौन थी, 14 जनवरी 2003, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, UTI की बात करेगा तो 14 जनवरी, ये देखो यहाँ पर भी आपको यू की तरह दिख रहा है,
तो 14 है ना, 14 जनवरी 2003 की बात थी, जो यूटीआई यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया को विभाजित कर दिया गया था। अगले बात करते हैं, यहां दे रखा है पूंजी बाजार किनके मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करता है। पूंजी बाजार जो है किसके मध्य करेगा, आपको एक बचतकर्ता होगा और एक निवेशक होगा, निवेश करने वाला और एक बचत करने वाला, क्योंकि पूंजी बाजार में यही सहायक होते हैं। तो बचतकर्ता और निवेशक। क्यों बचतकर्ता कौन है, आप, क्योंकि जहां पर पूंजी प्रतिस्पर्धा होगी वहां पर जो वैल्यू होगी, पैसा की वैल्यू हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, आपको ज्यादा हो जाएगी। जहां पर पूंजीवाद होता है वहां पर पैसे की वैल्यू ज्यादा होती है, वहां पर इस प्रकार से बचतकर्ता करेगा और निवेशक हो जाएंगे। अगले बात करते हैं, निम्न में से किसने मुद्रा की वैधानिक परिभाषा का समर्थन किया है। तो वैधानिक संविधान के अनुसार तो इसने किसने कहा है, हार्ट्रे ने। किसने, हार्ट्रे ने। इन्हें हार्ट लगा भाई, इनके दिल को हार्ट लगा होगा कि भाई ये संविधान की होनी चाहिए, है ना, तो इनको दिल को हार्ट लग गया, ऐसे याद कर सकते हो इसके लिए। आप कहोगे अगर संविधानिक नहीं होती तो इनका हार्ट खराब हो जाता, कहते अरे भाई ये क्या हो रहा है, तो सभी छाप रहे हैं ना, हार्ट खराब हो जाता फिर तो भाई। अगले बात करते हैं, मूल्य का संचय मुद्रा का कौन सा कार्य है। मूल्य का जो संचय करना है वो क्या है, एक सहायक कार्य है। ऐसा एक सहायक कार्य है। मूल्य का संचय मुद्रा का कौन सा कार्य है, ये एक सहायक कार्य है। अगले बात करते हैं, प्रमाणिक सिक्कों को कहते हैं, प्रमाणिक सिक्कों को, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रमाणिक सिक्कों को क्या कहा जाता है। प्रमाणिक सिक्कों को पूर्णकाय सिक्के कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णकाय। अब प्रमाणिक हैं तो पूर्ण हैं, वो क्या है, पूर्ण हैं, आप कहीं भी उनको चला सकते हो। तो प्रमाणिक सिक्के क्या कहलाएंगे, आपको पूर्णकाय सिक्के कहे जाएंगे। अगली बात करते हैं, यहां रखा है किसके अनुसार कोई भी अर्थव्यवस्था चाहे उसका रूप कुछ भी हो, मूल्य यंत्र के अभाव में कुशलता पूर्वक कार्य नहीं कर सकती। ये किसने कहा, तो ये कह रहा है कोई भी अर्थव्यवस्था चाहे उसका रूप कुछ भी हो, मूल्य यंत्र के अभाव में कुशलता पूर्वक कार्य नहीं कर सकती। इन्होंने बहुत लर्निंग की होगी तो इतनी बात कही होगी इन्होंने, है ना, बहुत लर्निंग, बहुत खोज की होगी, तब ये बात कहेंगे। तो आपको ये हो जाएगा एपी लर्नर, तो आराम से ये याद हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि कह क्या रहा है, इसकी गहराई को देखो आप। कोई भी अर्थव्यवस्था चाहे उसका रूप कुछ भी हो, मूल्य यंत्र के अभाव में कुशलता पूर्वक कार्य नहीं कर सकती। बहुत लर्न की बात है ये, आपको यहां पर क्या हो जाएगा, एपी लर्नर है, ऐसे इसको याद हो जाएगा। अगली बात करते हैं, यहां रखा है अच्छी मुद्रा से क्या तात्पर्य है। अच्छी मुद्रा से क्या तात्पर्य है, आपको कि नई मुद्रा होनी चाहिए, बिल्कुल। अगर पुरानी मुद्रा है तो वो खराब भी हो जाती हैं, तो वो बहुत कम भी हो जाती हैं, ना, और कुछ उसके जो निशान होते, प्रतीक होते, मिट जाते हैं, तो आपको नई मुद्रा होनी चाहिए, बिल्कुल। पूर्ण शुद्ध धातु वाली बनी होनी चाहिए, बिल्कुल। और बात करते हैं, आकर्षक मुद्रा होनी चाहिए, लोग उसकी ओर आकर्षित हों, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगले बात करते हैं, विश्व के अधिकांश देशों में कौन सा मुद्रा मान प्रचलित है। अधिकांश देशों में तो पत्र मुद्रा मान है भी, है ना, पत्र मुद्रा मान। अगले बात करते हैं, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के भौतिक साधनों का पूर्णतः समाज का स्वामित्व पाया जाता है। अब देखो समाज की बात कर दी इसने, समाज का होगा, मतलब समाज मतलब सरकार का होगा। समाज के थ्रू क्या गई, सरकार की बात कर दी, तो समाज का है तो सरकार का है। जब सरकार होगा वहां पर सरकार क्या करेगी, तो वहां पर समाजवादी अर्थव्यवस्था होगी। जहां पर पूंजी की बात होगी, उद्योगपति की बात होगी, वहां पर पूंजीवाद अर्थव्यवस्था होगी। और जहां पर दोनों मिक्स हो जाएंगे, हमारे भारत के अंतर्गत देखा जाए तो वहां पर मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, अगली बात करते हैं, तो यहां रखा है एडम स्मिथ मुद्रा को क्या मानते हैं। जो एडम स्मिथ हैं वो क्या मानते हैं, एडम स्मिथ क्या है, अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। तो आपको ये बंजर एवं महत्वहीन मानते हैं। क्या मानते हैं, ये देखो खुद जन्मदाता हैं, तो वो क्या मान रहे हैं, बंजर और महत्वहीन मानना है इसके लिए। ठीक है, अगले बात करते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार है, कैसा है, अरे भाई इकोनॉमी है, आपको कि आर्थिक स्वतंत्रता का आधार है। कैसा है, आर्थिक स्वतंत्रता का आधार है, क्योंकि आर्थिक स्वतंत्रता, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है, वहां पर इकोनॉमी स्वतंत्र होती है। इकोनॉमी क्या होती है, स्वतंत्र होती है, किसी सरकार का उस पर दबाव नहीं होता है। पूंजीपति चाहे, प्रतिस्पर्धा होती है एक दूसरी कंपनियों में, अपने 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 प्रोडक्ट बनाते हैं, कम दामों में बेचते हैं, इसलिए मुद्रा का मान क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। और वहां पर क्या होती है, आपको सीमित एक प्रकार से जागृति हो जाती है। ठीक है, जैसे बात करते हैं अमेरिका की, देखो अमेरिका भी अब क्या हो रहा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा है। अगले बात करते हैं, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाता है। निजी क्षेत्रों का, उसने कहा सार्वजनिक होनी चाहिए और निजी होनी चाहिए। निजी कौन करेगा,
निजी कौन करेगा? आपको ये निजी करेगा पूंजीपति। सार्वजनिक कौन करेगा? समाज। तो यहाँ पर सरकार की बात कर दी और निजी क्षेत्रों की बात कर दी, मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात कर दी उसने और पूंजीपतियों की बात कर दी, पूंजीपति अर्थव्यवस्था की बात कर दी। तो यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात होगी फिर, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगली बात करते हैं, पूंजीवाद के संबंध में निम्न में से क्या सही है? तो बताओ पूंजीवाद के संबंध में क्या सही है? कीमत यंत्र से प्रेरित होते हैं, बिल्कुल कीमत यंत्र से प्रेरित होते हैं। और बात करते हैं, उत्पत्ति के आधार पर निजी स्वामित्व होता है, निजी मतलब खुद का स्वामित्व होता है, बिल्कुल सही बात है। आ और वा दोनों क्या हो जाएंगी? बिल्कुल सही हो जाएंगी। अगले बात करते हैं, अल्प विकसित देशों में द्रुत गति से विकास के लिए निम्न में से किस व्यवस्था को सर्वाधिक महत्व दिया गया? तो वो कौन सी थी? वो थी नियोजित, मतलब दोनों से दोनों की नियोजित, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा? नियोजित बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नियोजित बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगले बात करते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका का आधार है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका का क्या आधार होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका का, आपको उत्पादक संबंधी निर्णय कौन लेगा? पूंजीपति लेंगे। उपभोक्ता की सार्वभौमिकता होगी, बिल्कुल उपभोक्ता जाएगा मार्केट में, प्रतिस्पर्धा करेंगे एक दूसरे की कंपनी से और उसके बाद सामान खरीदेंगे। सामूहिक उत्पाद होगा, बिल्कुल होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से किस कठिनाई के कारण मुद्रा का जन्म हुआ? आपको कि वस्तु विनिमय की कठिनाई के कारण, एक दूसरे से लेन देन के कारण ही मुद्रा का जन्म हुआ। अगले बात करते हैं, किसके अनुसार मुद्रामान प्रमाणिक मुद्रा की मात्रा तथा उसके विनिमय मूल्य के नियमक की प्रणाली है? तो किसने कहा था? प्रोहॉम ने कहा था। किसने? प्रोहॉम ने। अगले बात करते हैं, एक धातु मान का टंकण होता है, एक धातु मान का टंकण होता है वो हमेशा स्वतंत्र रहता है। क्या रहता है? स्वतंत्र होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। एक धातुमान का टंकण कैसा होता है? स्वतंत्र होता है। अगले बात करते हैं, एक धातुमान के अंतर्गत प्रमुख सिक्का होता है। एक धातुमान है उसके अंतर्गत जो सिक्का होता है वो कैसा होता है? आपको ये असीमित विधिग्रह होता है। गैर, हमने देखा था ना, गैर का नाम याद नहीं आ रहा है मुझे अभी, गैर हमने पहले पढ़ा था इसके बारे में। तो असीमित विधिग्रह होता है, ठीक है, असीमित विधिग्रह होता है, ठीक है। अगले बात करते हैं, द्विधातुमान के अंतर्गत सिक्कों के बीच अनुपात किसके द्वारा निश्चित होता है? तो ये टकसाल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? आपको गई ये टकसाल के द्वारा होता है। धातुमान के अंतर्गत सिक्कों के बीच अनुपात किसके द्वारा निश्चित होता है? तो ये टकसाल के द्वारा क्या होता है? निश्चित होता है। अमेरिका ने कब द्विधातुमान पूर्णतया परित्याग कर दिया? ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका ने द्विधातुमान जो था वो कब परित्याग किया था? आपको ये क्या था? 1879 में। कब किया था? 1879, मतलब उनने भी बंद कर दिया, ऐसे इसको याद कर सकते हो। अगले बात करते हैं, पत्र मुद्रामान को कहते हैं, जो पत्र मुद्रामान होता है उसको क्या कहते हैं? आपको प्रबंधित चलनमान कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रबंधित पत्र मुद्रामान को प्रबंधित चलनमान कहते हैं, ठीक है। अगले बात करते हैं, पत्र मुद्रामान का गुण होता है। आपको क्या देखो, पत्र मुद्रामान कैसी होनी चाहिए? लोचपूर्ण होनी चाहिए, मितव्ययी होनी चाहिए और संकट काल में सहायक भी होनी चाहिए। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर द। अगर मान लिया हमने वर्ल्ड बैंक को हमने ऋण दे दिया, अपने यहाँ से ऋण दे दिया आरबीआई ने, वर्ल्ड बैंक के पास पैसा की कमी हो गई और हमने दे दिया उसको, चेक के रूप में दे दिया, तो क्या है? संकट काल में हमारे लिए वो लाभकारी होना चाहिए। जब कहीं मुद्रास्फीति बात करते हैं, मुद्रा का संकट हमारे ऊपर आएगा तो हम वर्ल्ड बैंक से वो चेक ले सकें और पैसा वर्ल्ड बैंक से हमें मिल सके, है ना। तो ये आप संकट काल में भी सहायक होने चाहिए, मितव्ययी होना चाहिए और लोचपूर्ण होना चाहिए। तो आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। अगले बात करते हैं, पत्र मुद्रामान का दोष है। क्या दोष है? आपको क्या? स्वयं संचालन का अभाव होना चाहिए, स्वयं नहीं चलनी चाहिए, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है। और बात करते हैं, जनता का कम विश्वास। ये भी बात बिल्कुल सही। जनता क्या करती है? इस पर कम विश्वास करती है। और अब भी आप पते हो पैसे चलाते हो, है ना, ये नहीं कि चेक का इस्तेमाल करते हो ज़्यादा। तो बात करते हैं, मुद्रास्फीति का भय भी होता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगर पैसा नहीं होगा तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी, है ना, तो पैसा भी होना जरूरी है। अगली बात करते हैं, किसके अनुसार पत्र चलन के प्रबंध और नियंत्रण में थोड़ी सी भूल विनाशकारी प्रभाव दिखाती है, जिसकी कल्पना अन्य मुद्रामानों में नहीं की जा सकती? ये किसका है? ये किनले का है। किसका है? किनले का है, ठीक है। अगले बात करते हैं, नोट निर्गमन का सिद्धांत पद्धति है।
नोट निर्गमन की पद्धति कौन सी है? आपको कि न्यूनतम विधि निधि पद्धति भी है, अनुपातिक निधि पद्धति भी है, साधारण जमा पद्धति भी है। तो आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। अगले बात करते हैं, वर्तमान में भारत में नोट निर्गमन की कौन सी पद्धति प्रचलित है? वर्तमान में भारत में नोट निर्गमन की कौन सी पद्धति प्रचलित है? तो अपने यहां पर न्यूनतम है। कौन सी? न्यूनतम निधि पद्धति है। कौन सी? न्यूनतम निधि पद्धति है। अगली बात करते हैं, एक आदर्श नोट निर्गमन पद्धति का गुण है। एक आदर्श नोट निर्गमन पद्धति का गुण कौन सा है? आपको लोचदार होना चाहिए, सुरक्षा वाला होना चाहिए, मितव्ययी होना चाहिए। तो आंसर क्या रहेगा? उपयुक्त सभी होना चाहिए। नोट निर्गमन का सिद्धांत है। नोट निर्गमन का सिद्धांत कौन सा है? चलन सिद्धांत और बैंकिंग सिद्धांत दोनों हैं। ठीक है। अगली बात करते हैं, चलन भी होना चाहिए और बैंकिंग के थ्रू भी होना चाहिए। तो बैंकिंग सिद्धांत को कहते हैं, बैंकिंग सिद्धांत कैसा होता है? लोचदार होना चाहिए। कैसा? लोचदार होना चाहिए, वरना आदान प्रदान कोई करेगा ही नहीं। अगले बात करते हैं, परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार मुद्रा की पूर्ति में शामिल होता है। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार मुद्रा की पूर्ति में शामिल होता है। करेंसी भी होती है, मुद्रा बैंक की भी बात करते हैं, बैंक मुद्रा भी होती है और विधिग्रह मुद्रा भी होती है। तो आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। अगली बात करते हैं, भारत में निम्न में से कौन सी विधिग्रह मुद्रा है? तो देखो, 2 रुपए के नोट हैं, वो भी हमारे संविधान के थ्रू हैं। और बात करते हैं, 1 रुपए का नोट है, वो भी संविधान के थ्रू। 1 रुपए का सिक्का है, वो भी संविधान के थ्रू। ये सारे के सारे हमारे यहाँ पर विधिग्रह मतलब विधि के द्वारा अपनाई गई मुद्रा हैं। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट यूनिट खत्म होता है। तो यूनिट नंबर 1 हमने यहाँ पर क्या की हुई, खत्म की, जिसमें हमने 83 क्वेश्चन देखे। ठीक है, 80 प्लस क्वेश्चन मतलब 83 क्वेश्चन देखे हैं। और इन क्वेश्चनों को आपको 3 बार पढ़ना है। अभी एक बार ये पढ़ लिया, 2 बार अभी और पढ़ो इसको फटाफट स्पीड में। ठीक है, जो कि आपको सारा के सारा याद हो जाए। मेरा मानना है, समझाने की कोशिश बहुत की है, जो कि आपको याद हो जाए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक बार वीडियो को दोस्तों में जरूर शेयर करना जिसको ज़रूरत हो। तो इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।